नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में शहर की जानी-मानी आई केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पल्लवी सिन्हा आई हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज हम आँखों के बारे में मैडम से जानेंगे कि अपनी आँखों का किस तरीके से हम ख़्याल रखें और आँख हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग है और इसको आज के भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जिस तरीके से लोग आँखों से देखते हैं मगर उसका ख़्याल रखना भूल चुके हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ भी आती हैं, आँखों में तकलीफ़ें होती हैं, मगर आम तौर पे लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे मैडम से। मैडम क्या कहेंगी आँखों को लेकर? सबसे पहले आप खुद से बताइए आँख क्या है और किस तरीके से हमारी लाइफ को आँखें हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है और एक सेंसरी ऑर्गन है जिससे हम देखते हैं, सब लोग जानता है। हमारे शरीर के हर एक अंग की अपनी एक महत्ता है, लेकिन हम उस अंग को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन तब तक हमको उसका वैल्यू नहीं पता चलता जब वो अंग का इस्तेमाल नहीं कर पाते या वो जब अंग काम करना बंद कर देती है। तो आँख एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप सब लोग कहते हैं कि थोड़ी देर आँख बंद करके देखिए तो दुनिया कैसी नज़र आती है, तो सोचिए कि जो ब्लाइंड हो जाते हैं उन लोग की क्या दुनिया होती होगी। तो बहुत ख्याल रखना चाहिए आँखों का, एक महत्वपूर्ण अंग है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जब तक कि उनको आँखों में बहुत दर्द नहीं हो जाता, आँख में बहुत लाली नहीं आ जाती, वो कभी भी पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आते। लेकिन रूटीन चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने शरीर की रूटीन चेकअप करते हैं, आँखों की रूटीन चेकअप भी ज़रूरी है। तो आँखों को ज़रूर महत्व दें और अपना रूटीन चेकअप कराते रहें। आजकल का जैसा जनरेशन है, जिस तरीके से मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन पे लोग ज़्यादा समय अपना बिताते हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ता है आँखों पर? प्रभाव तो पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो वरदान के साथ साथ अभिशाप भी हमारे लिए बन गई है और हम लोग इतना डिपेंडेंट हो गए हैं किसी भी गैजेट्स पर, या तो मोबाइल पे रहते हैं या लैपटॉप पे रहते हैं, टैब पर रहते हैं, अपने डेस्कटॉप पे रहते हैं, ऑफिस में हर काम कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी जो इक्विपमेंट हैं वो मोस्टली सब कंप्यूटराइज्ड हैं और हमें उस पर काम करना पड़ता है, स्क्रीन देखना पड़ता है, लगातार लाइट आँख पे पड़ती रहती है। तो इस सब का असर आँखों की ऊपरी सतह पे पड़ता है काफ़ी। और आँखों की ऊपरी सतह जो हमारी बाहरी जो सतह होती है उनमें जो तरावट होना चाहिए जो एक टीयर फिल्म का एक लेयर होना चाहिए, आंसू का फिल्म जो हमारी आंखों को प्रोटेक्शन भी देता है, हमारे आंखों को एलर्जी से भी बचाता है, ड्राइनेस से भी बचाता है, वो अफेक्टेड होने लगता है। ऑकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो ड्राइनेस हो जाने की वजह से आंखों में पानी आना, जलन होना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, आंखें थक जाना, शाम होते होते अगर आप किसी गैजेट पे काम कर रहे हैं, कोई बैंकर है, कोई आईटी है ऑफिशियल, तो वो उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो स्क्रीन पे देख नहीं पाता। तो ये सब बहुत सारी परेशानी है जो कंप्यूटर लैपटॉप से है। लंबे समय तक यदि अगर ऐसा ही रहा, अगर आदमी चेकअप नहीं कराया, रूटीन चेकअप वगैरह, तो क्या आंखों की रोशनी जाने की भी संभावना नहीं, होती आंखों की रोशनी जाने की संभावना गैजेट्स देखने से तो नहीं होगी, अनलेस कि बहुत एक्सट्रीम स्टेज ऑफ ड्राइनेस में आप पहुंच जाते हैं और आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तब आपके कॉर्निया या आपकी पुतली में वो पैचेस और वो स्पॉट्स आने लगते हैं, तब वो जाकर आपकी आंखों की रोशनी को अफेक्ट कर सकता है। हम सफेद मोतिया के बारे में तो लोग जानते हैं, मगर एक काला मोतिया भी होता है जिससे आंखों की रोशनी जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ये क्या है काला मोतिया? काला मोतिया को जानना बहुत जरूरी है। ग्लूकोमा या काला मोतिया या समलबाई बहुत लोग कहते हैं, ये एक बहुत ही ड्रेडेड बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होता, ना उनको दर्द होगा, ना उनको आंखों से पानी आएगा, जब नॉर्मल जिस बिल्कुल उनको दिखेगा भी साफ। वो अगर डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, सिम्टम्स कभी आपको समझ में नहीं आता है बहुत लेट स्टेज में। लेकिन जैसे क्या होता है कि जनरली देखेंगे आप आसपास के लोग भी, चश्मा की दुकान में गए, अपना नंबर जांच कराया, चश्मा लेके चले गए, तो चश्मे वाले ने उसका नस नहीं देखा, वो नहीं देखा कि ग्लूकोमा से पीड़ित है कि नहीं, उसके आंख की प्रेशर की जांच नहीं की, आंख के दबाव की जांच नहीं की, तो पेशेंट लास्ट तक 6/6 पढ़ लेगा, लेकिन उसके जो देखने का दायरा होता है, जो उसका फील्ड ऑफ विजन होता है, वो धीरे धीरे संकुचित होता है और अल्टीमेटली संकुचित होते 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 ट्यूब विजन में आकर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और जब ब्लाइंडनेस का ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज आने लगता है, तब पेशेंट को यह महसूस होता है कि इधर से कोई पास कर गया तो मुझे नजर नहीं आया। अच्छा। या सामने वाले जो, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मुझे वो एरिया बहुत कम दिख रहा है, या बहुत जल्दी जल्दी चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है। ये सब लास्ट स्टेज में होता है, एडवांस स्टेज में होता है।
तो अगर आप ग्लूकोमा में, अगर फैमिली में आपके किसी को ग्लूकोमा है, या अगर आप डायबिटिक हैं, या अगर आप मायोपिक हैं यानी माइनस चश्मा लगाते हैं, या आप किसी ऐसी दवा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्टेरॉइड हो, जैसे कि अस्थमा के लिए, आर्थराइटिस के लिए, स्किन डिजीजेस के लिए, कोई एलर्जी के लिए, तो आप ग्लूकोमा का चेकअप जरूर कराएं डॉक्टर के पास जाके, कहीं आपको काला मोतिया का अंश शुरू तो नहीं हो गया है। और अर्ली स्टेज में इसके लिए काफी अच्छी दवाइयां हैं, ड्रॉप्स देके आप उसको वहां पर रोक सकते हैं। आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत कम उम्र के बच्चों को चश्मा लगने लगा है, क्या कारण है इसका, और इसका उनके आने वाली जिंदगी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसका मेन 2 कारण है। पहले तो जेनेटिक है, एक जीन म्यूटेशन साइंस में कहते हैं। जब जनरेशन बाय जनरेशन जब नई पीढ़ी आती है, तो उनकी ऊपर वाली पीढ़ी का जो एक रूटीन शेड्यूल, उनके काम करने का तरीका, उनके जिंदगी जीने का तरीका जैसा रहता है, वो चेंजेस उनके आने वाली पीढ़ी में जन्मजात होता है। अच्छा। तो अब हम लोग जो लगातार गैजेट्स और कंप्यूटर और मोबाइल देखते रहते हैं, नियर विजन का काम हमारा बढ़ गया है। पहले केवल किताब पढ़ते समय हम अपने नजदीकी इसको इस्तेमाल करते बाकी थे, चीजों में बाकी इतना चीजों जोर में नहीं हम देते। नहीं देखते थे, नहीं। टीवी देखते थे, इतना खेलते करीब से थे, आदमी उसको बिल्कुल नहीं। आउटडोर गेम्स करते थे, लोगों से बात करते थे, वो खत्म हो गया। तो ये आगे की जनरेशन में ये मायोपिक शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि माइनस पावर ज्यादा आ रहा है। और दूसरा कि बच्चे जो आजकल जन्म से तो नहीं कहेंगे, लेकिन छोटी उम्र से ही जो मोबाइल देखने लगते हैं, वो भी एक तरह से उनको मायोपिया इंड्यूस करता है। तो जेनेटिक है, और दूसरा गैजेट्स यूज से भी हो रहा है। तो एक सर्वे के अनुसार लगभग 2050 तक 50% बच्चे मायोपिक हो जाएंगे और चश्मा लगाएंगे। चश्मा लगाएंगे। जी। अच्छा, एक ड्राइनेस होता है, वो ड्राइनेस क्या है, कैसे लोगों को ज्यादा होता है ड्राइनेस आंखों में? एक तो कारण मैंने बताया गैजेट्स के लाइट के एक्सपोजर से, एलईडी मतलब लाइट, ज्यादातर वो गैजेट से अक्वायर्ड ड्राइनेस जिसको आप बोलेंगे, मतलब कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है लेकिन 1-2 साल के बाद आपको ड्राइनेस हो गया, तो उसमें गैजेट्स का यूज अभी सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि आजकल बहुत तरह की दवाइयां, जैसे लोग न्यूरोसाइकेट्रिक ड्रग्स लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स लेते हैं, उस तरह की भी जो दवाइयां लेते हैं, आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज होता है, जो महिलाएं 40-45 पार कर गई हैं, जिनका हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आने लगा है, जिनकी मासिक खत्म हो जाती है, उनको पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, इन सबको ड्राइनेस की समस्या काफी होती है। तो कुछ ऐसे भी ड्राइनेस के खतरनाक रूप हैं जो किसी किसी ड्रग की एलर्जी से हो जाते हैं। कोई एंटीबायोटिक अगर आपको सूट नहीं किया, कहेंगे आपको एंटीबायोटिक खाने को दे दिया डॉक्टर ने, उसका इतना सीवियर रिएक्शन होता है कि आपके शरीर का जितना भी म्यूकोजा यानी आंख, कंठ, नाक के अंदर सब कुछ सूख जाता है। तो ये उस वो तो स्टेज में blindness। लोग क्या करेंगे? यदि कोई और समस्या है, डॉक्टर उन्होंने रिकमेंड किया दवा, जी, अब वो तो खाएंगे। वो उसके लिए ड्रॉप्स हैं जो आप अलग अलग स्टेजेस ऑफ ड्राइनेस के लिए अलग अलग तरह के ड्रॉप होते हैं। आजकल हमारे पास मशीन भी है, इवन हमारे पास नैनीप में भी है, कि वो ग्रेड ऑफ ड्राइनेस, ऑकुलर सरफेस डिजीज कितना है और किस वजह से है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी आंख में लगातार इन्फेक्शन हो रहा है और आपकी आंखों की जो पलक होती है उसके अंदर जो ग्लैंड के छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उससे जो तेल निकलना चाहिए, उससे जो सिक्रेशन आना चाहिए, जो आंखों को तरावट दे रहा है, वो नहीं निकल पाता। हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, सफाई नहीं रखते हैं लोग, लगातार आई मेकअप यूज करते हैं, उसको साफ नहीं करके रखते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो हाइजीन की वजह से भी ड्राइनेस कॉज कर सकते खान पीन का अगर बात करें, या खान पान किस तरीके का होना चाहिए जिससे हमारी आंखें बेहतर हो, खूबसूरत हो, और कितना असर पड़ता है इसका अगर हम कुछ गलत डाइट लेते हैं? अगर हम कुछ ऐसे एसेंशियल विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन ए, ई इत्यादि जो आंख के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी अगर मात्रा बचपन में कम हो गई कुपोषण की वजह से या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे आएंगे पेशेंट जिनको अच्छा खासा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाएगा या आंखों में ड्राइनेस, विटामिन ए डिफिशियंसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहेंगे कि मेरा बच्चा तो माड़ भात खाता है, माड़ भात खाएगा तो उसको केवल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसको विटामिन ए नहीं मिल रहा है, ई नहीं मिल रहा है, या बहुत लंबे समय तक वो अपने ब्रेस्ट फीड पे रख देते हैं कि दूध ही पीता है, कुछ और नहीं होता है। तो हम लोग कहते हैं कि 6 महीने के बाद आप उसको हर तरह के फल, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन का सोर्स है, विटामिन ए जो होता है वो ज्यादातर पीले रंग के और लाल रंग के फल और सब्जियों में होता है, तो उस तरह की चीजों को ज्यादा दें। और नहीं तो आजकल विटामिन ए की दवाइयां जो पीएचसी होता है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया जाता है, जाके उनको प्राथमिक हेल्थ केयर वहां पे जाकर उनको आप एक महीना 2 महीने का विटामिन ए का कोर्स दें तो उससे अच्छा रहेगा। और दूसरा कि आजकल जो एज लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ गया है, पहले लोग 55-60 साल तक जीते थे, आजकल लोग 80-90 साल तक जीते हैं।
तो उस स्टेज में जो एडल्ट रिलेटेड जो डीजनरेशन यानी कि उम्र की वजह से जो आंख के पर्दे में फोल्ड्स पड़ना या स्पॉट पड़ना या दाग आ जाना जो उम्र के कारण होता है, उसको भी रोकने के लिए कुछ हद तक अगर आप अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स जो नट्स में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, कुछ फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, फ्लेक्स सीड है जो कि बहुत रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो सब लें तो एक उम्र के बाद, नहीं तो उसका किन सब सप्लीमेंट चीजों से बचना है, मतलब हमें आंखों को अच्छा रखने के लिए खान पान में अगर बात की जाए तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको शायद कम यूज करना चाहिए ऐसे? नहीं, जो भी खाने की चीजें हैं कम यूज, नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारा चीज होता है कि यार जंक फूड खा रहे हैं वगैरह। जंक फूड इवेंचुअली डायबिटीज कॉज करता है या ओबेसिटी कॉज करता है, और डायबिटीज इवेंचुअली आंख को खराब करता है। अच्छा, तो डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं नहीं है, होता, मगर लेकिन वो हाँ, घूम कर कोई वही आता है। टॉक्सिक चीज नहीं खानी चाहिए जो जहरीली चीज होती है। हम्म। लेकिन नॉर्मल खाना पीना आप अपने सेहत के हिसाब से, अपने हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार से अगर आप ढंग का खाना खाएं जिसमें आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम करें, फैट को थोड़ा ले क्योंकि फैट जरूरी है, बैलेंस करके आप बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा आपका सब्जी नहीं खाना चाहता है तो बाजार में सप्लीमेंट्स है आजकल, पहले टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में आते थे, आजकल चॉकलेट गमीज के फॉर्म में आते हैं। अच्छा, वो आप बच्चों को दें, वो चबा चबा के खाएंगे, उनको टेस्टी भी लगेगा। जो तो चीज को जब मिलना चाहिए वो जी मिल जी रहा जी है। तो जब ग्रोइंग एज होता है तो उस समय आप कुछ महीने के बाद एक सप्लीमेंट के तरह उसको आप दे सकते हैं। अच्छा, आंखों की रोशनी जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आंखों की रोशनी जाने का कारण तो अभी अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे ज्यादा तो कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद है उसको मानते हैं हम। लेकिन अवेयरनेस की वजह से अब मोतियाबिंद को लोग समय से इलाज करा लेते हैं और उससे ब्लाइंडनेस की धीरे धीरे जो रेट है, दर है, वो कम होती जा रही है। काला मोतिया भी एक बहुत बड़ा कारण है, ग्लूकोमा, जैसे मैंने बताया कि वो साइलेंट किलर है, तो लोग जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास। तो मैं बहुत ये इंपॉर्टेंट सलाह देना चाहूंगी कि 40 की उम्र के बाद कम से कम साल 2 साल में एक बार अपनी आंख की ऑप्टिक नर्व जो कहते हैं उसकी जांच जरूर करा के देखें कि काला मोतिया का कोई अंश तो नहीं हो रहा, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो। दूसरा, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ा कारण है हमारे इंडिया में या हमारे बिहार में, जिसको कहते हैं आप लोग की फुल्ली पड़ गया आंख में, सुना होगा कि आंख की जो काली पुतली है वो सफेद हो गई। हाँ। ये गांव में चूंकि अवेयरनेस नहीं है, बच्चे नुकीले चीजों से खेल रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, इंजरी होती है, या फिर जिस समय लोग धान की रोपनी करते हैं, मक्का काटते हैं, उस समय उसके पत्ते से आंख में लग जाता है, गाय भैंस के पूंछ से उनको इस चीज का आंख में एहसास लग नहीं जाता होता, है। पता और वो नहीं, जब हो जाता है तो खैर ये तो एक्सीडेंट है, किसी को भी हो सकता है। उस समय जो वो गांव की दवा डाल लेते हैं जो स्टेरॉइड कंटेनिंग ड्रॉप्स होता वो है, नहीं जो आप सुनते होंगे बेटनेसोल डाल दिए, सिप्लॉक्स डी डाल दिए, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन जो भी इस तरह की स्टेरॉइड वाली दवा अगर आप इंजरी आई में डालेंगे तो आपको ब्लाइंडनेस होगा ही होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और आंख की रोशनी जाने की खतरे रहेगी। अच्छा, हमारे शहर में आंख के इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं आपको लगता है कि प्रॉपर है कि हमें बाहर ना जाना पड़े आंखों के इलाज के लिए? लगभग सब सारे काम हो रहा है हमारे शहर में, एक्सेप्ट अभी एक लासिक सेंटर नहीं है जो कि चश्मा उतरवाने का जो एक लेजर वाला होता है, वो भी पटना में उपलब्ध है। पटना में अपने मरीज को भेजते हैं क्योंकि लासिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी। लेकिन अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, या तो रेटिनल डिटैचमेंट हो, आंख का पर्दा फट गया है या आंख का पुतली फट गया है उसको सिलाई करना है, या आंख के अंदर अच्छा, ये ब्लड सब आ गया सिलाई है। भी होती है? जी 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 बिल्कुल, ये सारी सिलाई किस चीजें, तरीके से होती है? सिलाई तो अब आपको दिखाना पड़ेगा ऑपरेशन करके, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और ऐसा कोई भी इमरजेंसी केस नहीं है जिसको हम लोग यहाँ पे डील नहीं कर सकते। हर केस के लिए आपको शंकर नेत्रालय या दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है। किस तरीके के ज्यादा पेशेंट यहाँ मुजफ्फरपुर में आपके पास आते हैं? ज्यादा यहाँ किस तरीके के? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, रिफ्रैक्टिव एरर यानी दृष्टि दोष, चश्मा जिनको लगता है। तो चश्मा बच्चों को भी लगता है, बुजुर्गों को भी लगता है, 40 साल के बाद नजदीक का चश्मा लगता है। तो मैं ओपीडी के मेनली पेशेंट चश्मे के लिए आते हैं। और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा एलर्जी की शिकायत है क्योंकि ये जो शहर है ये थोड़ा डैम्प है अपनी ज्योग्राफिकल इसके कारण, और यहाँ पर भी है बहुत ज्यादा। पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं। आप तो दिन रात पढ़ते होंगे, कभी किंकर का लोडिंग है, कभी आपका जो लेवल है आपके वायु प्रदूषण का कितना बढ़ जाता है। बढ़ रहा है। उस वजह से ये एलर्जी के पेशेंट बहुत आते हैं।
ये बहुत बढ़ा है पिछले सालों में। और मैं समझती हूँ कि हर सेकंड थर्ड पेशेंट हमारा एलर्जी का पेशेंट होता है। ड्राइनेस के पेशेंट भी आते हैं, ग्लूकोमा के, डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं। डायबिटीज जो इतना बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, उसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत बढ़ गए हैं। तो उसके पेशेंट भी अब काफ़ी आने लगे हैं, क्योंकि पहले उनको लगता था कि रेटिना या पर्दा का काम यहाँ नहीं होता है, क्योंकि अब जानते हैं कि होता है। तो उनके नंबर में भी अभी बढ़ोतरी हुई है। बाकी कुछ ऑकुलर माइग्रेन के पेशेंट आते हैं जिनको आँख में और सर में दर्द रहता है, और वो उनको लगता है कि मैं चश्मा पहन लूंगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के पेशेंट हैं। मेनी पेशेंट्स है। कंजंक्टिवाइटिस तो सीजनल है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कंजंक्टिवाइटिस का एक पैंडेमिक आया था जिसमें सबकी आंखें लाल हो गई थी, डिस्चार्ज। तो वो बरसात के समय लगभग होता है, कुछ सालों बाद आता है। तो वो इन्फेक्शन है, वो एक हफ्ते के पीरियड में चला जाता है। उससे बहुत खतरनाक कुछ ऐसी चीज दिक्कत नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। यही डिलेमा यही है कि हमारे मरीज को जो लाल दिखती है आंख और जो पानी डिस्चार्ज दिखता है उससे डरते हैं, लेकिन जो आंख के अंदर की बीमारी साइलेंटि चल रही है उसके लिए वो अवेयर नहीं रहते। उसकी जांच करानी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, हमारे जो शहर है, जिस तरीके से आपने पोल्यूशन की बात किया, जिस तरीके का यहाँ का प्रदूषण स्तर जो है काफी ज्यादा है। जब हम घर से बाहर निकले बाजारों में तो क्या चश्मा वगैरह लगा के? बिल्कुल, सनग्लासेस तो मस्ट है। मुजफ्फरपुर में अब देखिए मैं लेके चल रही हूँ, मेरा एक एक्सेसरी, चाहे कुछ छूट जाए ये नहीं छूटता। आप कार में भी बैठे हैं, एसी की हवा भी आ रही है, अगर आप एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगाए हुए हैं तो आपकी आंखों की ड्राइनेस को मेंटेन करके रखता है। आप घर में एसी चला रहे हैं, गर्मी के दिन में, जाड़े के दिन में ब्लोअर चला रहे हैं, वो भी ड्राइनेस करता है। सड़क पे चल रहे हैं, धूल पड़ रहा है, अगर तेज सनलाइट है तो उसका यूवी लाइट का इफेक्ट आपकी आंख की मैकुला को या पर्दे को खराब कर सकता है, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में बार बार देखते हैं। गांव में देखेंगे खेतीहर जो लोग होते हैं उनकी आंखों में नखुना की बहुत परेशानी होती है, आंख में एक मांस बढ़ जाना। वो भी अगर धूप का चश्मा लाए काम करें। लोग को एक टैबू है कि हम चश्मा लगा कैसे काम करें, तो चश्मा लगा के स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप क्यों नहीं चश्मा लगा सकते। गांव में कहती हैं लेडीज जिनको चश्मा देते हैं, लोग हंसैया कि चश्मा लालटेन लटका ले ली। अरे लोग कुमारी बोली आपकी आंखें, डबल बैटरी, हाँ कुछ भी जो भी पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं, लेकिन आप आंखें आपकी हैं, बचाव आपको करना है और चश्मा लगाना ही चाहिए। प्रोटेक्टिव ग्लासेस कंप्यूटर के लिए लगाना जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर सड़कों से भी खरीदते हैं, तो उस चश्मे से कोई आंख पे अगर फॉर टाइम बीइंग सनग्लासेस कहीं से ले लिया आपने तो ऐसा कोई खराबी तो नहीं करेगा, लेकिन क्वालिटी उसकी अगर अच्छी नहीं और ज्यादा देर तक लगाएंगे तो आपको आई स्ट्रेन, हेडेक ये सब हो सकता है। तो जनरली अच्छी क्वालिटी का सनग्लासेस भी लेना है। उसमें यूवी प्रोटेक्शन कितना है, जैसे आजकल लोग सनस्क्रीन लगाते हैं एसपीएफ देख के, उसी तरह हम लोग यूवी ब्लॉक कितना अच्छा आ रहा है जिस ग्लास में, उसका सनग्लासेस यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेत्रदान पर आपका क्या विचार है? नेत्रदान को लेकर क्या? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने उठाई है। आज विश्व दृष्टि दिवस है और हम दृष्टि की बात करते हैं, साइट की बात करते हैं। तो नेत्रदान एक महादान है और नेत्रदान मरने के बाद सबको करना चाहिए। जैसे एक स्लोगन है कि जीते जी रक्तदान कीजिए, मरने के बाद नेत्रदान कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो आपका शरीर ऐसे भी भस्म हो जाना है, लेकिन आपकी आंख की जो पुतली होती है ऊपर वाली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी फुल्ली पड़ने से जो अंधापन होता है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में, खासकर पंजाब, बिहार, हरियाणा, जहाँ खेती, यूपी खेती ज्यादा होती है, वहां पे लोग इस तरह के फंगल अल्सर वाले केस जिसकी आंख की पुतली सफेद हो जाती है, उन लोगों को अगर केवल पुतली बदल दी जाए तो उनकी रोशनी वापस आ जाती है, क्योंकि उनके आंख का पर्दा ठीक है, उनके आंख का नस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन केवल ऊपरी चोट की वजह से या इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से वो सफेदी आ गई है, और वो सफेदी किसी दवाई से नहीं आती। जब तक आप बदलेंगे नहीं उस पुतली को और एक ट्रांसपेरेंट पुतली, एक साफ पुतली नहीं लगाएंगे, पारदर्शक पुतली जिससे रोशनी अंदर जा सके, तब तक वो उनको दिखाई नहीं देगा। प्रक्रिया क्या है नेत्रदान का? जी, यदि अगर कोई करना चाहे तो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया है, कहाँ जाएंगे हम? बेसिकली जो नियरेस्ट आई बैंक होता है वहां जाके आप अपना प्लेज फॉर्म भर सकते हैं कि मैं नेत्रदान करना चाहता हूँ। दिक्कत यहाँ आती है कि आपने जाकर भर दिया, लेकिन आपके एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन आपके मरणोपरांत, आपकी मृत्यु के बाद आपके घर वाले आपकी बॉडी नहीं देना चाहते हैं, तो ये कंसेंट पूरे घर वालों के साथ मिलकर लेना है कि मैं अपनी स्वेच्छा से दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ, तो मेरे बाद मेरी बॉडी को कम से कम बगल के आई बैंक को खबर करके पुतली दान करवा दें, बाकी उसकी बॉडी जस्ट एज इट इज रहेगी, कहीं भी अंग भंग नहीं लगता है। बहुत लोग को ये गलत फहमी है कि पूरा आंख निकाल देते हैं तो ऐसे सर ले जाते हैं, ऐसा नहीं है।
आई बॉल ले जाते हैं, लेकिन आपकी पलक एज इट इज रहती है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो कहीं पे आपको पता ऐसा नहीं नहीं लगेगा चलेगा। कि आंख के अंदर रुई रख के चले जाते हैं, कुछ नहीं लगेगा। ये एक बहुत ही महान दान है और सब लोग को प्लेज करना चाहिए। मैम आज विश्व दृष्टि दिवस है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं इसी पर, जैसे ये अभी शुरू हो गई नेत्रदान की बात, तो प्लीज नेत्रदान करें, प्लेज करें। मुजफ्फरपुर में भी आई बैंक खुलने वाला है, काफी दिनों से एसकेएमसीएच में प्रक्रिया चल रही है। नहीं तो पटना में आई बैंक से, वहां आप जाके पीएमसीएच में, आईजीआईएमएस में अपना प्लेज फॉर्म भर सकते हैं, दान की बात कर सकते हैं। 6 घंटे के अंदर आपकी आंखों की पुतली निकाल के ले जानी चाहिए, नहीं तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती, मतलब आफ्टर डेथ 6 आवर्स। दूसरा ये मैं ये कहना चाहूंगी कि आंखों को थोड़ा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है और आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी तभी आप इस खूबसूरत दुनिया को देख पाएंगे। आंखों का नियमित होम केयर करें, हाइजीन मेंटेन करें, गंदगी नहीं करें, मेकअप को रात में साफ करके सोएं, गलत सलत कोई भी मेकअप काजल जो बहुत ऑथेंटिक नहीं है उसको इस्तेमाल ना करें। और बचपन से ही रूटीन चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि बच्चों को अगर सही से चश्मा नहीं लगता है तो आगे चल के उनकी आंखें लेजी आई या एम्ब्लायोपिक आई हो जाती हैं। और बुजुर्गों को तो ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि एज रिलेटेड बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए भी रूटीन चेकअप कराते रहें। अच्छा खान पान लें, आंखों की साफ सफाई रखें। That's it. बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही खबर को देखने के लिए सुदामा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।